नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सेंटर पर। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारे YouTube चैनल पर 9th और 10th और 11th और 12th की फिजिक्स का और विज्ञान का क्या चल रहा है, शेड्यूल चल रहा है। तो उसी शेड्यूल में आज हम विज्ञान का 9th क्लास का, विज्ञान है किसका, 9th क्लास का पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। थ्योरी पेज बाय पेज आपके सामने लिखी हुई है। मेरा काम आपको समझाने का रहेगा, आपका काम प्योर जो मैं नोट बता रहा हूँ और जिसको अंडरलाइन करूँ वो अपनी नोटबुक में उतारना रहेगा। तो जो चीज़ मैं बताऊँ, जो समझाऊँ, वो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। जिसको मैं अंडरलाइन करूँ, हेडलाइन करूँ और समझाऊँ ज़्यादा और बताऊँ को ये चीज़ आपको उतारनी है, तो वो आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करनी है, पॉइंट टू पॉइंट करनी है। चलो, तो इसी चीज़ को देखते हुए शुरुआत करते हैं। क्लास 9th है, एनसीईआरटी की बुक है, 9th क्लास एनसीईआरटी बुक साइंस की, किसकी, साइंस एनसीईआरटी 9th, साइंस एनसीईआरटी 9th की बुक का डिस्कशन करते हैं। चैप्टर है उसका पहला। अच्छा, पहला चैप्टर है क्या? पहला चैप्टर मेरे भाई है हमारे आसपास के वातावरण में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का मैं में डिस्कस करना। मैटर इन ऑफ द आउटर सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब जो हमारे आसपास मेटल हैं कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या गुण होते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, टेम्परेचर में, दबाव में, जो भी बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट हो सकते हैं, उन सभी इफेक्टों में कौन कौन सी चीज़, मटेरियल क्या क्या कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, इस पार्ट में हम उसको समझने वाले हैं। पहला आपके पास हेडिंग लिखी हुई है द्रव्य एवं पदार्थ, द्रव्य एवं पदार्थ, मैटर और सब्सटेंस। देखो, एक शब्द आप बहुत बार पढ़ोगे, एक तो होता है द्रव्य, ध्यान से देखना, एक तो होता है द्रव्य और एक देखो द्रव्य को ही हम पदार्थ कहते हैं। या वो कह रहा है कि पदार्थ, पदार्थ का मतलब ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें उन सभी को कह रहा है कि द्रव्य एवं पदार्थ। लेकिन एक चीज और आपको मिलेगी, द्रव। क्या मिलेगी? द्रव। इसको बोला जाता है मेरे भाई लिक्विड। इसको क्या बोला जाता है? लिक्विड। ये क्या है? मैटर। ये क्या है मेरे भाई? मैटर। ये दुनिया की जितनी भी चीजें हैं ये उन सभी की बात कर रहा है, मैटर। और ये द्रव्य वह है जो ठोस लिक्विड है। मतलब कि यदि आप इसी को ट्रांसफर करोगे ना, इस पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीजें यही है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें थोड़ा सा डिस्कस होना चाहिए, क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए। मैं इस द्रव्य को ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे आप जानते हो कि हम एक चीज पढ़ते हैं द्रव्य, क्या मेरे भाई? द्रव्य। द्रव्य को क्या कहते हैं? मैटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? मैटर भी कहते हैं। इसी द्रव्य की इस समय 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आप 9th क्लास में 3 ही पढ़ोगे, प्लाज्मा और एक और चीज होती है, ठीक। अच्छा, एक हम जैसे आप पढ़ते हो, एक तो ठोस और एक पढ़ते हैं हम क्या? द्रव्य, द्रव। क्या बोलते हैं इसको? द्रव्य और द्रव। जरा शब्द पे ध्यान करें, मैं कह रहा हूं द्रव्य मतलब जितने भी मैटर हैं ब्रह्मांड की सारी चीजें, द्रव्य। और मैं कह रहा हूँ द्रव, इसका मतलब लिक्विड, इसका मतलब लिक्विड। और एक मेरे पास तीसरी चीज होती है ठोस, द्रव और मेरे भाई गैस। क्या होती है? ठोस, द्रव और गैस। ये कौन सा होता है मेरे भाई? सॉलिड। कौन सा होता है? ये सॉलिड। ये होता है मेरे भाई लिक्विड और ये होता है भाई गैस। क्या होता है? ये गैस। अच्छा, इसी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, पहली चीज लिखी हुई है द्रव्य का नाम है द्रव्य और पदार्थ। पढ़ो, पढ़ने के आगे पढ़ते हैं और फिर इसको हेडलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये लिखा हुआ ब्रह्मांड में 2 प्रमुख अवयव हैं। ब्रह्मांड में 2 प्रमुख अवयव हैं, द्रव्य और उसकी ऊर्जा। नहीं, उसकी नहीं, द्रव्य और ऊर्जा। हम द्रव्य का मतलब है जितनी भी धरती पे चीजें हैं वो सारी, और ऊर्जा का मतलब है आप जानते हो जिसको हम काम करने में यूज करते हैं, जिससे काम करते हैं, एनर्जी खर्च होती है, फिर वो दूसरा काम करते हैं, फिर किसी चीज से एनर्जी प्राप्त करते हैं, फिर वो ऐसे ही चलता रहता। तो मतलब मैं कह रहा हूँ द्रव्य, ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं, और ये ऊर्जा। ब्रह्मांड के 2 प्रमुख अवयव हैं, द्रव्य और ऊर्जा। ब्रह्मांड के इन अवयवों का अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा आंख, कान, नाक, जीवा आदि त्वचा से कर सकते हैं। की समस्या से सहायता से करते हैं। जैसे मेज हो गया, कुर्सी होगी, पत्थर हो गया, वृक्ष हो गया, कार्बन, इन सभी को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये सारी की सारी द्रव्य में आती हैं। आगे देखा, हाथों से छू कर करते हैं, ध्वनि का अनुभव अपने कान से करते हैं, ऊष्मा का अनुभव अपनी त्वचा से करते हैं, वायु का अनुभव अपनी आंखों से देखकर करते हैं। नहीं मेरे भाई, वायु को नहीं देखा जा सकता। वायु का अनुभव अपनी हम त्वचा से सेंस करके करते हैं, आंखों से देख कर नहीं करते। करा जब जा सकता आंखों से, यदि पत्ते हिल रहे हो, कोई सामने झंडा हिल रहा हो, कोई किताब हिल रही हो हवा की, आंखों से वायु को नहीं देखा जा, त्वचा से महसूस करा जा सकता, या हाथों से छूकर नहीं करते हैं। परंतु जब वायु चलती है तो हमें पत्ते हिलते दिखाई देते हैं, वायु का अनुभव होता है। और मुंह से फूंक मारकर हम गुब्बारे में हवा भरते हैं आदि, ये बहुत सारी चीजें यह प्रयोग में आते हैं, वायु का अनुभव करते हैं। ध्यानपूर्वक विचार करने पर हम यह पाते हैं कि ब्रह्मांड के उपरोक्त अवयवों में कुछ अवयव ऐसे भी हैं जो स्थान घेरते हैं। यह एक अलग बात है, स्थान धरती पर जितने भी द्रव्य हैं सब घेरते हैं, हवा भी घेरती है।
सब घेरते हैं, हवा कुछ ना कुछ घेरते हैं। जो स्थान नहीं घेरेगा वो मैटर में नहीं आएगा, स्थान जरूर घेरेगा। अच्छा, ये कह रहा है कि हम पाते हैं कि ब्रह्मांड के उपरोक्त अवयव द्रव्य अथवा पदार्थ कहलाते हैं। ये कह रहा है कि जिनमें द्रव्यमान होता है ब्रह्मांड के इन अवयवों को पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें आप नोट क्या लिखोगे, पहले हेडिंग डालनी है पहले पॉइंट की द्रव्य, उसके लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि ब्रह्मांड में, यहां से लिखनी है। मैं उसको मेरे भाई अंडरलाइन कर रहा हूं, जो आपको अपनी नोटबुक में उतारनी है। देखो मैं उसी को अंडरलाइन कर रहा हूं। हेडिंग डालनी है आपको कौन सी मेरे भाई, द्रव्य, और उसके आगे लिखना क्या है, मैं अलग कलर से उसको चेक करूंगा, नीले से। चलो अच्छा देखो, मैं लिखूंगा कौन कौन सा, यहां से लिखना आपको कि ब्रह्मांड के अवयवों को द्रव्य अथवा पदार्थ के नहीं, ब्रह्मांड के उपरोक्त अवयवों में कुछ ना कुछ अवश्य, कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो स्थान घेरते हैं, ठीक, जिनमें द्रव्यमान होता है। ब्रह्मांड के इन अवयवों को द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। अगला जो नोट लिखना आपको ये लिखना, अतः द्रव्य या पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता, जिसमें द्रव्यमान होता। स्थान और द्रव्यमान दोनों की प्रॉपर्टी रखने वाले को क्या बोलते हैं मेरे भाई, द्रव्य या पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्य या पदार्थ बोलते हैं। अगला देखो मेरे भाई, इसी में अगला पेज देखो, अगला पेज क्या कह रहा है, हम इस बात का पता कैसे लगाएंगे। देखो उदाहरण के तौर पर जैसे कि कह रहा है कि मेज हो गया, कुर्सी होगी, पत्थर हो गया, वृक्ष हो गया, मिट्टी होगी, बर्तन हो गए, जल तथा वायु द्रव्य हैं। ये सभी पदार्थ स्थान घेरते हैं, इनमें द्रव्यमान होता है। मुंह से फूंक मारने पर गुब्बारे को फुलाने की क्रिया को यह ज्ञान होता है कि वायु भी स्थान घेरती है। यदि कभी आपको ऐसा लगे कि हवा स्थान नहीं घेरती तो मेरे भाई उसको गुब्बारे में भरकर रख सकते हो। जब गुब्बारे में भरकर रखोगे तो गुब्बारे को किसी स्थान पर रखोगे तो गुब्बारा स्थान घेरेगा। तो आप इस बात को महसूस कर सकते हो, जो गुब्बारे में हवा भरी हुई है वो स्थान घेरे हुए है। क्या घेरे हुए, स्थान। एक सरल प्रयोग में यह आपको सिद्ध किया जा सकता है कि वायु में द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान जिसमें आपने हवा भरी है, यदि उसको कंपेरेटिव करोगे, बहुत ऐसा तराजू लेना जो बहुत कम द्रव्यमान को नाप सकता हो, जो सुनारों के पास होता, उसमें कभी देखना एक हवा भर के गुब्बारा रखना और एक बिना हवा का गुब्बारा रखना। जिसमें आपने हवा भरी है उसमें ज़्यादा आपको वजन मिलेगा। तो आप इस बात को भी कह सकते हो कि हवा में क्या होता मेरे भाई, द्रव्यमान होता। यह एक निर्वात पंप की सहायता से विलास में भरने पर वायु में नहीं बहती। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है इसने, लेकिन आप समझ सकते हो बस उसी के तौर पर। अच्छा आगे देखिए, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की संपूर्ण परिणाम को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, लाइन समझ में आई नहीं है, ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना। ये मेरे भाई आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। क्या लिखना, ये वाली लाइन जो लिख रही है, क्या लिखना है, क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है अतः किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की संपूर्ण परिणाम, किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की संपूर्ण परिणाम को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी मेटल का जितना रिजल्ट मिलेगा, जितना परिणाम है, उस सबको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। द्रव्यमान को संहति या मात्रा भी कहते हैं। इसको आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन आपको यह द्रव्यमान में यह लिखनी अनिवार्य है। क्या कह रहा है, यह अतः किसी वस्तु में द्रव्यमान या द्रव्यमान के संपूर्ण, द्रव्य के संपूर्ण परिणाम को क्या बोलते हैं मेरे भाई, द्रव्यमान बोलते हैं। आगे देखो बहुत सारी चीजें इसमें वैसी लिखी हुई हैं। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने द्रव्य पदार्थ को पंच तत्वों अर्थात वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल तथा आकाश में वर्गीकृत करा है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में बांटा हुआ है। कुछ चीजें हैं, अब हम जो पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हम जो पढ़ेंगे उसको वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पुराने रीति रिवाजों के आधार पर भी बांटे गए हैं, जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल आदि के आधार पर, लेकिन हम पढ़ेंगे अपने टेक्निकल के हिसाब से। अच्छा चलो देखो, पदार्थ के लिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे मेरे भाई पदार्थ की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी इसमें दी हुई है, पहली प्रॉपर्टी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो मेरे भाई देखो, पहली प्रॉपर्टी कह रहा है ये आयतन। आयतन का मतलब है कि कोई भी द्रव्य, क्या मेरे भाई, कोई भी द्रव्य कितना स्थान घेरता है, जो स्थान घेरने की को है, कोई भी कितना स्थान घेरने की आवश्यकता है किसी को, उसको बोल सकते हैं हम क्या मेरे भाई, आयतन। अब आयतन सबके लिए अलग अलग होता है। देखो कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह घेरा हुआ स्थान उसका आयतन कहलाता। आयतन हेडिंग डालनी है, उसके बाद ये डेफिनेशन लिखनी है। इसकी इंटरनेशनल यूनिट होती है मीटर की पावर क्यूब। आगे लिखना इसकी यूनिट होती है ये
लेकिन यदि आप इसी को द्रव्यों के लिए लिखोगे तो द्रव्यों के लिए सामान्यतः यह लीटर में लिया जाता है कि किसी द्रव्य का आयतन कितना है वो बूझेगा तो आपको उसकी यूनिट लीटर के साथ लेकर चलनी है कि द्रव्य का मतलब है लिक्विड, द्रव्य का मतलब मेरे भाई यहाँ पर है लिक्विड। लिक्विड के लिए आयतन की यूनिट होती है लीटर, किसकी, आयतन की। और ठोस के लिए क्या होती है मेरे भाई, ठोस के लिए क्या क्या होती है, मीटर की पावर क्यूब। क्या होती है, मीटर की पावर क्यूब। जैसे ये लिखा हुआ 1 मीटर की पावर क्यूब, क्या लिखा हुआ 1 मीटर की पावर क्यूब, मैं इसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 6 मीटर की पावर क्यूब। अच्छा, लिखा कैसे जा सकता, लिखा ऐसे जा सकता क्योंकि आप जानते हो कि 1 मीटर में कितने में मेरे भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं ये लिखा हुआ है 1 मीटर, इस 1 मीटर की जगह यदि मैं 100 सेंटीमीटर लिख दूं, 1 की जगह मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ, 100। कितना लिखा जा सकता, 100। यहाँ पर लिखा हुआ है 3, क्यों, मीटर की पावर 3 है तो मेरे भाई मीटर की पावर 3। अच्छा, यदि मैंने यहाँ पर लिखा है 100 तो इस टोटल की पावर कितना कर दूंगा, 3। 2 मेरे पास है ही, तो इसको यदि मैं 3 बार लिखूंगा, देखो 100 गुणा 100 और गुणा कितना लिखूंगा 100, तो ये मेरे भाई बनेगा कितना, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर। कितना बनेगा, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर। कितना बनेगा, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर की भी मेरे भाई क्या लिखेंगे, हम क्यूब लिखेंगे, क्योंकि बात हो रही है आयतन के लिए। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है, एक चीज लिए जरा ध्यान करो, ये लिखा हुआ है मेरे भाई कितना, ये लिखा 1 लीटर बराबर कितना, 1 लीटर बराबर लिखा हुआ है 10 की पावर, मैं 1 लीटर को सीधा लीटर ही लिखूंगा, 1 लीटर को मैं 10 की पावर 3 और सेंटीमीटर की पावर 3 भी लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर की पावर 3। ऐसी मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर की पावर क्यूब। यदि आपके पास ऐसा गड्ढा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी, लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितने की है, 1 मीटर की है, तो उसमें कितने लीटर पानी आएगा, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक ऐसा गड्ढा है, क्या है मेरे भाई, आपने जैसे अब मान लीजिए बहुत सारे गड्ढे आपने कभी देखे होंगे, ऐसा एक गड्ढा है वो 1 मीटर ही चौड़ा है, कितना, 1 मीटर, और 1 मीटर ही मेरे भाई क्या है, गहरा है, और 1 मीटर ही क्या है मेरे भाई, लंबा है। तो उसकी तीनों डायमेंशन क्या है, 1-1 मीटर की। तो आपको याद रखना है उस ऐसे गड्ढे में 1000 लीटर पानी भरा जा सकता है। कितना, 1000 लीटर। ये वही चीज़ लिखी हुई है, इससे आप समझ सकते हो कि 1 मीटर की पावर क्यूब बराबर 1000 लीटर। कितना, 1000 लीटर, या 1 लीटर बराबर 1 डेकामीटर, क्योंकि डेका के लिए भी कितना होता, 100 के लिए होता, तो 100 के इसमें रेस्पेक्ट में ऐसे लिख सकता हूँ, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, ये बहुत सारी चीज़ें यूनिट हैं, अभी बाद में किसी दिन आपको उनको समझा के चलेंगे। अच्छा, आगे देखो, इसी में देखो पदार्थ के कुछ भौतिक स्वरूप होते हैं, पदार्थ के भौतिक स्वरूप, सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। यह इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आपको इस पेज पर नोट क्या करना है, एक तो क्या आयतन किसे बोलते हैं, और मेरे भाई ये वैज्ञानिकों के गुणधर्म जो इन्होंने दिए हुए हैं। दूसरा कि इसमें जो द्रव्यमान होता है, मात्रा होता है, उसे क्या बोलते हैं, ये आपको इसमें नोट करना है इस पेज से। तीसरा पेज की आपको नोट क्या करना है, आयतन, आयतन जो स्थान घेरता है और किसी को उसी का आयतन कहलाता, जो द्रव्य जितना स्थान घेरता है वह उसका क्या कहलाता, आयतन कहलाता। इसकी यूनिट होती है मीटर की पावर क्यूब, लिक्विड में होती है लीटर, 1 मीटर बराबर 10 की पावर 6 सेंटीमीटर की पावर क्यूब, और 1 लीटर बराबर 10 की पावर 3 मीटर सेंटीमीटर की पावर क्यूब। इसी में अगला पेज देखो मेरे भाई, ये आपको अब हम पढ़ाएंगे इनके भौतिक, क्या नाम है, पदार्थों का भौतिक स्वरूप या उनके भौतिक प्रॉपर्टी। सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और उनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। अब उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, ये इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि यदि हम 100 मिलीलीटर जल में पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल को घोल दें तो वह रंगीन हो जाता है। यदि हम इन्हें घोल में कुछ घोल निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दें तो घोल रंगीन रहता है, परंतु इसका रंग हल्का हो जाता है। यह घोल निकालने पर पानी मिलाने की क्रिया हम 5-6 बार घोल दोहराते हैं तो घोल रंगीन ही रहता है, परंतु रंग क्रमश हल्का होता जाता है। इससे प्रकट होता है कि पदार्थ के क्रिस्टल छोटे छोटे कणों में अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि पानी के कण सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और आप उसमें रंग मिलाकर बार बार उसमें पानी मिला रहे हो तो उसमें रंग की जो मात्रा वो कम हो रही है। इसका मतलब है कि इतने छोटे कण हैं वो पानी के कणों के साथ मिक्स होकर जिसमें आप घोल निकाल रहे हो उसमें जा रहे हैं वो। ठीक, अब पदार्थों के अभिलक्षण, एक है हमारे पास पदार्थों के कणों के अभिलक्षण। कणों के अभिलक्षण का मतलब है जो भी आपके पास मैटर है उसके जो छोटे छोटे कण हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो कैसे व्यवहार करते हैं, समझते हैं इस बात को। देखो, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक,
आपको लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक। आगे कह रहा इसमें अंतराण्विक स्थान या आकाश, इसे अंतराण्विक स्थान या आकाश कहते हैं। यदि मैं कहूं कि मेरे पास एक कण ये है किसी पदार्थ का, ये रेत के कुछ कण है, एक कण ये है, एक कण ये है, ये कह रहा इस कण के बीच में और इस कण के बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है, और इसी गैप को मेरे भाई अंतराण्विक स्थान या आकाश या इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। इसी को बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस या इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको स्पेस बोलते हैं। इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस भी बोला जाता है। इंग्लिश में भी आपको ये मेरे भाई याद रखना है। जैसे कि अब हम जल के एक आयतन में नमक या चीनी को घोलते हैं तो वह पूर्णतः घुलने पर नमक या चीनी के कण अदृश्य गायब हो जाते हैं, ठीक। यदि आपने क्या काम करा, एक गिलास पानी लिया और उसमें एक पानी के आयतन में चीनी या नमक को घोल दिया, तो आप उस पानी के गिलास में ना ही तो चीनी के कण को देख सकते हो, ना ही नमक के कण को देख सकते हो। गायब होना मतलब नहीं है आप उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि उनका आकार इतना छोटा है, तथा जल के स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जल का स्तर ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, अतः आयतन पहले जितना ही रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि नमक या चीनी के कण जल के कणों में स्थित रिक्त स्थानों में समावेशित हो गए हैं, अर्थात पदार्थ के कणों के बीच काफी रिक्त स्थान होता है। ये इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि यदि आपके पास गिलास में पानी है, हम इस बात को कैसे माने कि किसी भी पदार्थों के बीच अंतराण्विक स्थान होता है उसके कणों के बीच। यदि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर पानी भरा हुआ है और पानी में कुछ ऐसे कण हैं, पानी भी H2O से मिला बना हुआ है, तो उसके बीच कुछ ना कुछ कण होंगे, छोटी छोटी जगह स्थान होगा। यदि आपने इसमें चीनी के और नमक कुछ भी आपने मिला दिया तो वो आयतन के कण में ना तो इसके आयतन में वृद्धि करेंगे ना इसके क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे। जो पानी के कण थे उनके बीच में जो जगह थी ये इन्हीं में ट्रांसफर हो जाएंगे और इन्हीं में समा जाएंगे। इसका मतलब है कि पानी का लेवल पहले भी यही था, आपने इसमें नमक मिला दिया अभी भी इतना ही रहेगा। अब इसकी वजह ये है कि पानी के जो कण हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप है, और उसी को बता रहा है कि उसी को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर स्पेस या अंतराण्विक स्थान। आगे देखो दूसरी प्रॉपर्टी देखो उसके कणों की, ये कह रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। द्रव्य का ताप बढ़ने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक। ये भी इस बात को कह रहा है जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी मेटल हैं, उनके पदार्थों के कण आपस में एक दूसरे को परमानेंट गति करते रहते हैं। मतलब ये वाला कण इधर चलता रहेगा, ये वाला कण इधर, ये वाला इधर, एक दूसरे से इधर उधर गति करते रहते हैं। इस बात को आप कैसे महसूस करोगे? आपने कभी कमरे में अगरबत्ती लगाई होगी तो उस अगरबत्ती का धुआं कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, कभी नीचे, जैसे ही थोड़ी देर बाद देखोगे तो ऊपर, ऊपर से देखोगे तो फिर बाहर। इसका मतलब है कि पदार्थ के जितने भी कण हैं वो एक दूसरे से गति कर रहे हैं। देखो यदि कमरे के एक कोने में जलती हुई अगरबत्ती रख दी जाए तो सुगंध के कमरे में पूरे कमरे में फैल जाती है। कमरे में फैलने का स्पष्ट उदाहरण यह हुआ कि जो भी पदार्थ आपने जलाया है उसके कण एक इधर से उधर बिखर रहे हैं या अपना आप चल रहे हैं। इसका मतलब उनके कण गति कर रहे हैं। एक और क्रियाकलाप है समझने के लिए इसी में, जल से भरे दो बीकर लेकर एक में जल बूंद नीली स्याही, दूसरे में शहद की बूंद डालो। एक आपने 2 गिलास लो, उसमें दोनों में पानी लो, एक में नीली बूंद डाल दो किसी भी रंग की और एक में शहद डाल दो। हम देखते हैं कि स्याही का रंग एक समान रूप से फैलता और जबकि शहद नहीं फैलता। अच्छा, इससे हम ये पता लगा सकते हैं हम इस बात से ये पता लगा सकते हैं पदार्थ के कण स्वयं ही एक दूसरे के साथ रिक्त स्थानों में समावेशित होकर मिश्रित हो जाते हैं। मतलब कि हमें फैलाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने रंग गिरा तो ऑटोमेटिक घुल जाएगा। उसके कण इतने छोटे कि पानी के कण में जो रिक्त स्थान है ऑटोमेटिक चले जाएंगे, हमें कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। इसी बात को कह रहा। अच्छा, आगे तीसरी प्रॉपर्टी देखो, मैं 2 प्रॉपर्टी बता चुका हूँ और तीसरी प्रॉपर्टी है कि 2 भिन्न पदार्थों का आपने आप स्वयं मिलना विसरण कहलाता है। ये मेरे भाई बहुत जरूरी है। विसरण आपको बहुत जगह मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई? विसरण, डिफ्यूजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं मेरे भाई? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूजन। विसरण का मतलब एक तरीके से रिसना भी होता। विसरण का मतलब एक तरीके से रिसना भी होता। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पार्टिकलों की।
क्या कह रहा है कि दो भिन्न पदार्थों का अपने आप स्वयं मिलना विसरण कहलाता है। अब देखो कैसे, पदार्थों को गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। क्योंकि विसरण की प्रक्रिया इसीलिए तेज हो जाती है को पदार्थ के जो कण हैं उनकी गति करने की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, गति उनकी तेज हो जाती है। क्रियाकलाप द्वारा दिखाया जा सकता है। कैसे? देखो आगे देखो, इसमें करा एक गिलास में गर्म पानी करें, एक गिलास में गर्म पानी तथा दूसरे में ठंडा पानी लीजिए। दोनों गिलासों में कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल डाल दीजिए। किसका? कॉपर सल्फेट का। आप देखेंगे कि ठंडे जल वाले गिलास की अपेक्षा गर्म जल वाले गिलास में क्रिस्टल जल्दी घुल जाते हैं। क्या होता है मेरे भाई? जल्दी घुल जाते हैं। क्यों घुल जाते हैं? क्रिस्टल इसीलिए घुल जाते हैं अर्थात शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं। घुलने का कारण यह है जो गर्म पानी है उसके जो अणु हैं उनकी गति ज़्यादा तेज है, और जो ठंडा पानी है उसके कण की जो गति है वह कम है। जहाँ गति ज़्यादा होगी वहाँ फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, जहाँ गति ज़्यादा होगी वहाँ फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, और जहाँ फ्रैक्शन ज़्यादा होगा मेरे भाई वहाँ विसरण घिसने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो ये इसी बात को कह रहा, मिलने की भी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। मतलब आगे देखो इसी में तो ये कह रहा है कि अच्छा अगली प्रॉपर्टी देखो, अगली प्रॉपर्टी कह रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी है मेरे भाई, यदि आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजा आएगा इनको बाद में पढ़ने में जब आपको बार बार इन्हें प्रिपेयर करोगे और देखोगे। पदार्थों के कणों के बीच, ध्यान रखना, पदार्थों के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। इस बल को अंतरा आणविक आकर्षण इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन कहते हैं, बल या सहसंजक बल। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपको याद रखनी है कि असंजक बल, सहसंजक बल, जब पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हो उसको बोला जाता है सहसंजक बल। क्या बोला जाता है उसको मेरे भाई? सहसंजक बल। ध्यान फिर मैं बता रहा हूँ, सहसंजक और असंजक बल में आप आगे बहुत कन्फ्यूजन रहोगे। आप इसी किताब में दोबारा एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ोगे तब समझ में, तब आपको जरूरत पड़ेगी। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रॉपर्टी मेरे पास हेडिंग ये है। अब इसमें क्या समझना आपको? पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। इस बल को अंतरा आणविक आकर्षण इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन कहते हैं, बल या सहसंजक बल या कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं इसको। इस बल के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे से संयोजित जुड़े रहते हैं। विभिन्न पदार्थों में यह बल अलग अलग होता है, ठोस में ज़्यादा होता है, द्रव में और भी कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। इसीलिए गैस की अवस्था ऐसी होती है कि वो पूरे उसमें फैलने की प्रवृत्ति रखती है, कहीं भी कमरे में हो, बाहर हो या वायुमंडल में हो, क्योंकि उनके कणों के बीच अंतरा आणविक यही इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स या कोरहेसिव फोर्स क्या होता? कम होता, ना के बराबर होता। अच्छा आप जरा इस चीज़ को एक खेल के मैदान में देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपने, चलो छोड़ो ये तो वैसे एग्जाम्पल के तौर पर। अगला पेज देखो मेरे भाई, इसी में अगला पेज देखो। जैसे कि मैं इस बात को कह सकता हूँ, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक लोहे की कील चौक के टुकड़े पर रबड़ के बैंड को क्रमश हथौड़े से चोट मारकर, काटकर या खींचकर उसे छोटे भागों में विभक्त करने का प्रयास करते हैं, तो हम पाएंगे लोहे की कील के कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जबकि रबड़ के बहुत हल्की मात्रा से जुड़े हुए हैं, तभी उसको आप अलग कर सकते हो। लोहे को अलग नहीं कर सकते जल्दी से। अंतरा आणविक बल जितना ज़्यादा होएगा पदार्थ के ठोस होने की प्रवृत्ति उतनी ज़्यादा होएगी। एक थाली में पानी लेकर उसकी सतह पर उंगली से काटने का प्रयत्न करें। पानी को आप एक उंगली से काटने की कोशिश करोगे तो कट जाएगा, लेकिन यदि मैं कहूँ लोहे को काटो तो नहीं काट सकते। उसका सबसे बड़ा कारण है उनके पदार्थों के बीच, जिन पदार्थों को आप काट रहे हैं उनमें अंतरा आणविक स्थान या अंतरा आणविक बल की प्रवृत्ति होना। कुछ आपके पास एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी के प्रश्न दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, ये सारे आपको याद करने, पढ़ लेना एक बार कि ये कुर्सी, वायु, स्नेह, घृणा, बादाम, शीत आदि आदि सुगंध, कुर्सी, वायु आदि कौन से पेय पदार्थ हैं, कौन सा खाने वाला है, कौन सा यूज करने वाला पदार्थ है। ठीक। अच्छा आगे देखो, जैसे क्वेश्चन दे रखा और ये लिखा, आपको पढ़ना और समझना मेरे भाई। आगे देखो ये भी क्वेश्चन ही चल रहे हैं। आप देखो जैसे ये लिखा हुआ ना, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है। बहुत बढ़िया सवाल है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है, बताओ कौन सा गुण।
इसका मतलब है पानी के जो कण हैं, हम पानी को क्यों काट पा रहे हैं, क्योंकि पानी के जो कण हैं उनके बीच में जो अंतरा आणविक इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या है, कम है, इसीलिए पानी को काट पाता। इसका उत्तर यही है। आगे देखो एक प्रश्न है, पदार्थों के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली प्रॉपर्टी है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, उन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। दूसरा, कण निरंतर गति करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। पदार्थों के कणों के बीच, ये आपकी नोटबुक में लिखने के लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई। आप उसे ना लिख के इसे भी लिख सकते हो। पदार्थ के कणों के बीच काफी रिक्त स्थान होता है, काफी नहीं होता, रिक्त स्थान होता। ये बात थोड़ी सी डाउट में लिखी हुई है, जरा इसको सही कर लेना। आपको क्या लिखना, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता, काफी की मात्रा ज्यादा होती है। तो मैं कह रहा हूँ पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण रिक्त स्थानों में आकर एक दूसरे में विसरित होते हैं, जिसको आप डिफ्यूजन प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस भी बोलते हैं। अब देखो द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, मैटर की भौतिक अवस्थाएं, किसकी मेरे भाई, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी। हम पढ़ेंगे भाई मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको आप आम भाषा में ठोस, द्रव और गैस, लगभग सभी बच्चे इसको जानते होंगे, सभी ने इसका नाम सुना होगा। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली कौन सी होती है, ठोस, जिसको बोलते हैं सॉलिड। दूसरी होती है लिक्विड, तीसरी होती है गैस। ठोस अवस्था के बारे में बात करते हैं। ठोस अवस्था क्या होती है, सॉलिड स्टेट, आप जानते होंगे। एक बार में आप इसको समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप सभी इस चीज़ को जानते हैं और बहुत बार आपने पढ़ी भी होगी। द्रव्य की जिस अवस्था में उसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, मैं इधर एक हेडलाइन लिख कर चलूँगा, ठोस के लिए। किसके लिए मेरे भाई, ठोस के लिए। निश्चित का मतलब है जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और मेरे भाई आयतन, ये भी क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है, और आयतन भी क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। क्या है, दोनों कांस्टेंट है। और ठोस पदार्थों में द्रव्य के कणों के बीच स्थान बहुत कम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, अर्थात कण एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और इंट्रामोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। कणों के बीच स्थान बहुत कम होने के कारण इस अवस्था में पदार्थों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ आदि जितने भी ठोस चीज़ें हैं वो सारे के सारे ठोस अवस्था में आती हैं, जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार और आयतन निश्चित होते हैं, उसको ठोस बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक लोहे की छड़ है, मैं क्या काम करता हूँ, इस लोहे की छड़ का वजन जितना है उतना ही रहेगा। ये इसमें एक चीज़ और लिख सकते हो आप, ठोस को यदि मैं बिना, क्योंकि ये ठोस की तो प्रॉपर्टी वैसे हो गई, मैं इसका वजन भी लिख सकता हूँ मेरे भाई। वजन तो खैर किसी का भी चेंज नहीं होएगा, इसीलिए हम नहीं लिखेंगे मेरे भाई, वजन किसी का चेंज नहीं होएगा। आकार और आयतन, मतलब कि यदि मेरे पास एक ठोस है और मैं उसको इसको पेंसिल को 4 टुकड़ों में काट दूँ, कितनों में, 4, तो 4 पेंसिल को मैं काटूंगा, चारों पेंसिल जुड़ने के बाद इतनी ही बैठेंगी जितनी पेंसिल पहले थी मेरे भाई। आकार भी उतना ही है, उसका आयतन भी उतना ही है, आकार भी उतना ही है, आयतन भी उतना ही। चाहे मैं इसको 4 भागों में काट दूं, 5 भागों में काट दूं, 10 भागों में काट दूं या 20 भागों में काट दूं, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मेरे भाई उसकी सॉलिड अवस्था। एक अवस्था होती है जिसको जानते हो आप द्रव्य के नाम से, जिसको बोलते हैं मेरे भाई लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट का मतलब है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे कह रहा है, ये कैसे कह रहा है। ये कह रहा है कि उसका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन तो इसका निश्चित होता मेरे भाई। क्या मेरे भाई, आयतन तो उसका कांस्टेंट होता, लेकिन वो कह रहा है कि उसका आकार कांस्टेंट नहीं होता। आकार मैं नॉट इजिकल टू 0 लगा रहा हूँ, कांस्टेंट नहीं होता। अच्छा, अब कांस्टेंट ना होने का मतलब है, आप एक गिलास में पानी लीजिए, मान लीजिए आपके गिलास में पानी है, आपने किसी दूसरे बर्तन में डाल दिया। पहले गिलास में वह किस शेप में था, एक गिलास के शेप में था, आपने एक चौकोर स्क्वायर वाले उसमें डाल दिया, किसी डिब्बे में डाल दिया। तो आपको याद यह रखना, आयतन पहले जितना था पानी का अभी भी आयतन उतना ही रहेगा। पानी का आयतन सेम है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की गुणा करोगे सेम ही आएगा। पानी अभी भी उतना ही है, पहले भी उतना, लेकिन पहले उसकी आकार था एक गोल गिलास के आकार का। जैसे ही उसे किसी ठोस बर्तन में डालोगे स्क्वायर के में, तो वो स्क्वायर में बन जाएगा और वह अपनी शेप चेंज कर लेगा। मान लीजिए गिलास आपने कटोरे में डाल दिया, तो कटोरे में शेप ले लेगा, वो कटोरे की तरह हो जाएगा, पहले गिलास की तरह था।
तो उसने अपना आकार चेंज करा है लेकिन अपना आयतन चेंज नहीं करा। आयतन उसका अभी भी उतना ही होएगा जितना उसका मेरे भाई पहले था। ऐसी प्रॉपर्टी रखने वाले द्रव्य को द्रव बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। इस अवस्था क्या कहलाती है? द्रव अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में द्रव्य का जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी पात्र का मतलब बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। ग्रहण के कणों के बीच स्थान ठोस अवस्था की अपेक्षा अधिक होता है। ये कह रहा द्रव के कणों के बीच स्थान ठोस अवस्था की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस, पक्की बात है, द्रव्य में ठोस से ज़्यादा होता है। इस प्रकार कणों के बीच मध्य आकर्षण बल ठोस अवस्था की अपेक्षा कम होता है। द्रव्य के कणों की गति की दर ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, अतः यह एक दूसरे स्थान से ऊपर फिसलते रहते हैं, इसीलिए इनका गुण, द्रव्यों के बहने का गुण एक गुण होता है द्रव्यों का। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला कंपेरिजन ठोस से ये है कि ठोस के जो कण थे उनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस था, इंट्रामोलिकुलर स्पेस वह कम था। द्रव्य में इंट्रामोलिकुलर स्पेस ठोसों के मुकाबले ज़्यादा होगा, पहली लाइन। दूसरी लाइन, ठोसों के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स था, द्रव्यों में वही इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम होएगा। क्या होएगा? कम होएगा। तीसरी बात इसी की, ये कह रहा है कि ठोसों के जो कण हैं वे एक दूसरे में कम गति कर, मतलब एक जगह फिक्स रहते हैं, लेकिन द्रव्य के जो कण हैं वो एक दूसरे के ऊपर बहते रहते हैं, परमानेंट गति करते रहते हैं, परमानेंट गति करते रहते हैं। इसीलिए क्या काम करते हैं, उनके कण एक दूसरे जगह बहने की प्रवृत्ति में रहते हैं, ऊपर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इसीलिए वह द्रव अवस्था में होता। अच्छा देखो, जैसे कौन कौन से मेटल हो सकते हैं? जल होगा, दूध होगा, ग्लिसरीन होगा, तेल होगा, पारा होगा, द्रव्य आदि। अच्छा, तीसरी अवस्था हम जानते हैं गैस की। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका न तो आयतन निश्चित होता है और न ही मेरे भाई उसका आकार निश्चित होता है। ये बात आयतन निश्चित ना होने की हम इस बात से कह सकते हैं। अच्छा, अब आयतन की निश्चित की बड़ी प्रॉपर्टी हुई, इसमें ना तो मेरे भाई उसका आयतन निश्चित है और ना ही उसका आकार निश्चित है, ना ही मेरे भाई उसका कोई सी भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है। नॉट कांस्टेंट लिख सकता हूँ मैं उसको, कोई सी भी कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, अब इस बात को हम पता कैसे लगाएंगे कि भाई आयतन निश्चित नहीं है? पता ऐसे लगाएंगे, मान लीजिए आपके पास ये बर्तन है, इसमें जो है कुछ गैस भरी हुई है, इसका आकार इतना बड़ा है। अच्छा, मैं अब इतना बड़ा बर्तन लेता हूँ, इतने बड़े बर्तन में इस गैस को भरता हूँ, तो मेरे भाई अब ये इसी का आकार ले लेगी, जितने बड़े बर्तन में तुम भरोगे उसी का आकार ले लेगी। मतलब यह हुआ, यहाँ से इसने अपने आकार बढ़ा लिया और जब आकार बढ़ा तो आयतन भी बढ़ा लिया। तो इसी को कहते हैं गैस में क्या गुण होता है? द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका न तो आयतन निश्चित होता है, नहीं मेरे भाई उसका आयतन निश्चित होता है। ऐसी अवस्था को गैसीय अवस्था कहते हैं। और द्रव्य में जिस पात्र में यह रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है, आकार ग्रहण कर लेता है। जिस द्रव्य में रखा जाता है, इसमें आपको एक लाइन जोड़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जोड़नी है, जिससे आप द्रव्य में और गैस में अंतर वो कर सकते हो। सबसे बड़ी लाइन इसी में क्या जोड़नी है, जब आप इसमें गैस की प्रॉपर्टी लिखोगे, पहली लाइन इसमें क्या लिखोगे कि द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका न तो आकार निश्चित होता है और न ही उसका आयतन निश्चित होता है। आगे इसी में यही लाइन लिखनी है, मैं साइड में लिख देता हूँ कि इसमें अंतर क्या होता है द्रव का और गैस का। देखो, द्रव की जब डेफिनेशन लिखोगे, किसकी मेरे भाई? द्रव की। मैं इससे लिख रहा हूँ, देखो, जब द्रव की आप डेफिनेशन लिखोगे, किसकी मेरे भाई? द्रव की। द्रव की डेफिनेशन लिखोगे कि इसका आकार और आयतन क्या होता मेरे भाई? निश्चित होता। आकार और आयतन क्या होता मेरे भाई? निश्चित होता है। ठीक, लेकिन इसमें आपने एक प्रॉपर्टी और लिखी है कि जिस पात्र में डालते हैं या जिस बर्तन में डालते हैं उसी का आकार ले लेता, उसी का आकार ले लेता है। लेकिन अब यदि यही आप गैस के लिए लिखोगे, किसके लिए मेरे भाई? गैस के लिए, ये प्रॉपर्टी तो आप लिखोगे हैं, आकार और आयतन निश्चित होता है। नहीं मेरे भाई, ये गलत लिख गया। जरा यहाँ देखो, इसका ये मैं दो इसमें थोड़ा सा मैं हेडलाइन चेंज कर रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखना, ये ऐसे लिखना। हाँ, ये तो मेरे भाई यहाँ तक ही है, आगे देखो मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा था मेरे भाई क्या? द्रव।
द्रव की डेफिनेशन अलग है। द्रव की डेफिनेशन क्या है? जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। आयतन निश्चित होता है क्या मेरे भाई? आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। आकार निश्चित नहीं होता है, नहीं, यहाँ लिख लेना उसको, नहीं होता। लेकिन इसमें गैस में कैसे लिखोगे? गैस में लिखना है कि ना तो आकार निश्चित है मेरे भाई, ना तो आकार निश्चित है और ना ही मेरे भाई आयतन निश्चित है, ना ही आयतन निश्चित है। लेकिन हम इस चीज़ को लिखेंगे इसी में कि जिस बर्तन में डालते हैं, क्या मेरे भाई? जिस बर्तन में डालते हैं, जिस बर्तन में डालते हैं उसको पूरा घेर लेता। उसको क्या काम करेंगे? पूरा घेर लेता। लेकिन आपको याद यह रखनी है, पूरा घेर लेता है, पूरा घेर लेता है। लेकिन यदि मैं कहूँ इसी चीज़ को थोड़ा सा सुधार करें किसमें? द्रव्य में। द्रव्य में क्या होता? उसका आयतन तो निश्चित होता लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। लेकिन जिस बर्तन में डालोगे उतना ही आयतन घेरेगा जितना उसका है। मैं यदि कह रहा हूँ कि मेरे पास एक गिलास पानी में एक बाल्टी में डाल रहा हूँ, तो आपको याद यह रखना है वह उतना ही स्थान घेरेगा, उतना ही आयतन घेरेगा जितना पानी है। जितना आपने पानी बाल्टी में डाला है उतनी ही जगह घेरेगा जितना उसका आयतन है। लेकिन यदि आप एक गिलास में गैस भरी हुई यदि उसे बाल्टी में भरोगे तो पूरी बाल्टी को भर देगी, पूरी बाल्टी में फैल जाएगी। तो पूरा फैलने का और आयतन का अंतर ही ठोस और इसमें द्रव्य में और गैस में डिफरेंस पैदा करता है। कहने का मतलब ये है, बर्तन को जिस बर्तन में डालोगे, द्रव्य को जिस बर्तन में डालोगे उतना ही स्थान घेरेगा जितना उसका आयतन है। लेकिन यदि गैस को किसी बर्तन में डालोगे तो सारे के सारे स्थान को घेर लेगी। गैस क्या कर लेगी मेरे भाई? सारे स्थान को घेर लेगी। इसकी प्रॉपर्टी में यही अंतर है। अगला देखो मेरे भाई, अगला पेज इसी में पढ़ो क्या कह रहा है। अब आगे देखो, ये उसी के ऊपर एक हेडलाइन है कि गैसीय अवस्था में द्रव के कणों के बीच स्थान ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। गैस में द्रव और ठोस के बीच जो अंतरा आणविक इंट्रामोलिकुलर स्पेस है वह क्या होता है? ज़्यादा होता है। परंतु कणों के बीच आकर्षण बल दोनों अवस्थाओं की तुलना में कम होता है। इस अवस्था में कणों के बीच की जो गति होती है वह बहुत अधिक होती है। तो गैसों के कण सभी दिशाओं में अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। इसके कारण यह कण परस्पर तथा बर्तन की दीवारों में अनवरत रूप से टकराते रहते हैं। इससे बर्तन पर दीवारों की गैसों के कणों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण एक दाब उत्पन्न होता है। गति की दर अधिक होने के कारण इसमें द्रवों की भांति बहने का भी गुण होता है। ठीक, ये भी आपको लिखना है अपनी नोटबुक में कि गति की दर अधिक होने के कारण इनमें भी द्रवों के बहने का गुण होता है। एग्जाम्पल, वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, जितनी भी गैसें हैं वो सभी इसी का एग्जाम्पल हैं। ठीक, बात समझ में आई है? अभी बात समझ में आने के लिए मेरे भाई थोड़ा सा आपको और फोकस करना पड़ेगा। मैं एक पैराग्राफ बना सकता हूँ यदि मैं कहूँ आपसे, देखो मेरे पास 3 चीज़ें हैं। मैं एक तो लिखता हूँ प्रॉपर्टी के आधार पर, आप जानते होगे, एक तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ठोस, एक पढ़ रहे हैं मेरे भाई हम द्रव्य, एक क्या पढ़ रहे हैं हम द्रव्य, और एक पढ़ रहे हैं हम गैस। अच्छा देखो, तीनों की प्रॉपर्टी के आधार पर पहली प्रॉपर्टी मेरे भाई क्या है? पहली प्रॉपर्टी में ले लेता हूँ उनके बीच उनका इंट्रामोलिकुलर स्पेस ले लिए, इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस ले लीजिए। इंट्रामोलिकुलर स्पेस का मतलब है कि इनके बीच में कणों के जो बीच में स्थान है वो किसका होएगा? सबसे कम किसका होएगा? ठोस का। सबसे कम किसका होएगा? ठोस से। उससे ज़्यादा किसका होएगा? द्रव का। सबसे ज़्यादा किसका होएगा? गैस का। इंट्रामोलिकुलर, अंतरा आणविक, हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई इसको अंतरा आणविक बल सबसे ज़्यादा किसके बीच में होता है? ठोस के बीच में। उससे कम किसके बीच में होता है? द्रव के बीच में। उससे ज़्यादा किसके बीच में होता है? गैस के बीच में। तीसरा ले लीजिए गति, कणों के बीच इंट्रामोलिकुलर स्पीड या वेलोसिटी, या अंतरा आणविक कणों की गति, अंतरा आणविक कणों की गति।
ठीक, सबसे ज़्यादा किसके उसमें होती है, गैस की। सबसे ज़्यादा किसके कणों के बीच में होती है, गैसों के बीच में। उससे कम किसके बीच में होती है, द्रव के बीच में। उससे कम किसके बीच में होती है, ठोसों के बीच में। और देखिए ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी आपको दिखाई दे रही है, गैसों के सभी कण अनियमित रूप से। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या करना मेरे भाई, ध्यान रखना, तभी आप इनकी प्रॉपर्टी को समझ सकते हो। अगला देखो, अगला इसी में कुछ चीजें दे रखी हैं, पढ़ ले सकते हैं इसमें। देखो कह रहा है द्रव्य तथा गैसों में बहने का गुण होता है। द्रव्य ठोस में बहने का गुण नहीं होता, इसलिए वो स्थिर होते हैं, इसीलिए हम उनका आकार नहीं बदल सकते। यदि उनमें बहने का गुण होता तो हम उनके आकार को भी बदल सकते थे। ये कह रहा द्रव्य तथा गैसों में बहने का गुण होता है, अतः इन्हें तरल पदार्थ भी कहा जाता है। तरल का मतलब इन्हें फ्लूइड भी कहा जाता है। तरल पदार्थ की श्रेणी में आते हैं दोनों। कणों के बीच रिक्त स्थान का बढ़ता हुआ क्रम, ये लिखा हुआ है, ये मैंने अभी लिखा हुआ है, थोड़ी देर पहले लिखा था। कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ता जाता है, ठोस द्रव और गैस। आकर्षण बल मेरे भाई ये रहा, कणों के बीच की गति का ये रहा। ठीक, आप इनको पीछे मैं भी लिख कर आया हूँ। कणों में ठोस द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। द्रव में ठोस द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। द्रव में, फिर सुन लो, द्रव में ठोस द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। संभव का मतलब है द्रव में, पानी में तीनों को करा जा सकता, पिघलाया जा सकता। वातावरण में गैसें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में घुल जाती हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण जलीय जंतु श्वास लेकर जीवित रहते हैं। ठीक, द्रव्य में ठोस पे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये जो डाटा लिखा हुआ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा। जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर दोबारा पढ़ लो, देखो द्रव्य में ठोस, द्रव्य में ठोस, द्रव्य में ठोस, ध्यान करना, और गैस तीनों का विसरण संभव है। द्रव में द्रव का, द्रव में ठोस का, द्रव में गैस का, तीनों का। वातावरण में गैसें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में घुली रहती हैं। वातावरण में जो हम आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है। जल में घुली ऑक्सीजन के कारण जलीय जंतु श्वास लेते हैं। आपने सोचा होगा कि पानी में सांस कैसे लिया जाता है। पानी में मेरे भाई ऑक्सीजन होती है, पानी बना होता हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंबाइंड से H2O से, तो उसमें ऑक्सीजन का बॉन्ड है, वही ऑक्सीजन को गलफड़ों के द्वारा ट्रांसफर कर, मतलब अलग करके क्या करते हैं, जलीय जीव सांस लेते हैं। जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये ठोस की संरचना है, कण का आकार देख सकते हो, इनके बीच मॉलिक्यूलर स्पेस देख सकते हो। ये मेरे भाई द्रव है, इनके बीच में मॉलिक्यूलर स्पेस देख सकते हो, इनके बीच में स्थान देख सकते हो, गैस देख सकते हो। ये जो गैसों के बीच टुम्बल दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये टकरा के एक दूसरे से इधर उधर जा रहे हैं। ये बात आपको समझ में आई हो तो दोबारा इसको रिवीजन करना और मेरे भाई पढ़ना जरूर। आगे देखो, अगला इसी में गैसों की एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि गैसों की संपीड्यता, दबाने की क्षमता। संपीड्यता का मतलब होता है दबाने की क्षमता, संपीड्यता का मतलब होता है कंप्रेस करना, ठोसों और द्रवों की अपेक्षाओं में बहुत अधिक होती है। ठोसों की क्षमा, देखो दबाने की क्षमता, गैसों की संपीड्यता ठोसों और द्रवों की अपेक्षा बहुत होती है। उनको बहुत दबाया भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दबाया जा सकता। ठोस को तो बिल्कुल नहीं दबाया जा सकता, द्रव को भी नहीं दबाया जा सकता, लेकिन गैसों को दबाया जा सकता। अत्यंत अधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में जो आपकी एलपीजी आती है ना, वो इसी रूप में आती है। और आपको ये भी याद रखना है, जब आप एलपीजी क्या होती है, गैस, एलपीजी गैस हो, जब उसको दबाया जाता है तो लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाती है, पानी की तरफ फॉर्म में आ जाती है। आपकी जो एलपीजी की गैस होती है ना, कभी आप उसको देखोगे, वो इतने, मान लीजिए बहुत बड़ा सिलेंडर होता है, उसको प्रेशर से दबाया जाता, तो जैसे मोम वो देखें तो ना, गोंद, पेड़ पर जो गोंद लगती है वो ऐसी बन जाती है। और उसको जब, उसको बोलते हैं लिक्विड शेप, उसकी उस लिक्विड शेप को क्या काम करा जाता है, सिलेंडर में भर दिया जाता, और सिलेंडर में भर कर आपके घर तक उसको पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जब सिलेंडर में से निकलती है तो ऊपर सिलेंडर पर जो आपके जो रेगुलेटर होता है ना, वो कम मात्रा में उसको बहुत तगड़े प्रेशर के साथ बाहर भेजता, तो लिक्विड की जो शेप होती है, पानी की शेप, जब बाहर निकलती है तो गैस बन जाती है। क्या बन जाती है, गैस। क्योंकि जो आपका रेगुलेटर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा दाब में अंतर कर देता, बाहर और अंदर के दाब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा करता। रेगुलेटर को इसीलिए लगाया जाता ताकि वो दाब में डिफरेंस अंतर कर दे, और जैसे ही दाब में डिफरेंस होता है ना, लिक्विड गैस में चेंज हो जाता। किसमें, लिक्विड गैस में। संपीड़ित करने के लिए भरा जा सकता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी तथा अस्पतालों में प्रयोग होने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर वाहनों के द्वारा, इसी द्वारा दबाने की क्षमता के द्वारा ही सीएनजी आदि का, इनकी सभी के उदाहरण है। घरेलू उपयोगों वाले एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपको याद रखना है डाटा, लिक्विड
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। वाहनों में सीएनजी का यूज होता। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी अलग होती है मेरे भाई, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर बेहतर लिखी हुई हैं मेरे भाई, आप इनको समझ सकते हो। ये मेरे पास एक ग्राफ है सभी का, ठोस, द्रव और गैस का। यदि आप इस चैप्टर को बढ़िया पढ़ना चाहते हो और बढ़िया समझना चाहते हो तो आपको ये ग्राफ रटा हुआ होना चाहिए। समझोगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रटा हुआ होना भी चाहिए और समझा हुआ भी होना चाहिए। बेहतर आपकी समझने की प्रक्रिया जाता है तो पहली कोशिश आपकी समझने की होनी चाहिए। अच्छा देखो, ठोसों में देखो आयतन निश्चित होता, पहली प्रॉपर्टी आयतन। द्रव्य में आयतन निश्चित होता, लेकिन गैसों में, चलो इसे छोड़ो, ऐसे पढ़ो, इसे ऐसा ना पढ़ के ऐसा पढ़ो। ठोसों का देखो, पहला आयतन क्या होता है, निश्चित होता। ठोसों का आकार निश्चित होता, बहने का गुण नहीं बहते। घनत्व अत्यंत, द्रव में अत्यधिक, गैस में बहुत कम होता है। मतलब ठोस, ठोस के जो घनत्व रखने की प्रॉपर्टी है, ये कह रहा है प्राय द्रव में अधिक होता है, घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठोस इसीलिए ठोस है क्योंकि कम जगह पर बहुत सारे एटम एक साथ बहुत कम स्थान घेरे हुए, एक साथ बहुत ज़्यादा अधिक बल लगा कर एक स्थान पे इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए वह ठोस है। गैसों में सबसे अधिक होता है, किसमें मेरे भाई, गैसों में। घनत्व ये कह रहा है प्राय द्रव में अधिक होता है, कि प्राय द्रव में अधिक होती है, इसमें द्रव्य में अधिक होता है, और गैस में बहुत सबसे ज़्यादा होता है घनत्व। क्या मेरे भाई, घनत्व। देखो ऊष्मा का प्रभाव देखो, ऊष्मा के प्रभाव से बहुत कम फैलते हैं, ऊष्मा के प्रभाव से ठोस बहुत कम फैलते हैं। कभी आपने चिमटे को गर्म होता देखा, नहीं फैलेगा, लेकिन गैस को फैलाओगे तो फैल जाएगा। आगे देखो ये करा कि द्रव का प्रभाव आयतन पर, किस पर मेरे भाई, आयतन पर बहुत कम होता है। किस पर, आयतन पर बहुत कम होता है। मतलब कर, अब आप दाब डाल रहे हो, उसके आयतन में परिवर्तन तो होगा, लेकिन आपको बहुत बल लगाना पड़ेगा। ये कह रहा है कि यदि ठोस पर आप डालोगे तो उसके आयतन पर प्रभाव बहुत कम होता है मेरे भाई, ना के बराबर। उसके लिए आपको उसके आयतन से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स, उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप किसी ठोस की आकृति को चेंज कर सकते हो। विभाज्यता, विभाज्यता का मतलब उसको तोड़ने का गुण। इनका ठोस के छोटे छोटे टुकड़े कणों को सरलतापूर्वक जोड़ा नहीं जा सकता है। यदि आपको मैं कहूँ कि एक ठोस है और आप उसको जोड़ने की कोशिश करो, नहीं जोड़ा जा सकता। उदाहरण के लिए लकड़ी, पत्थर आदि, लकड़ी को तोड़कर दोबारा जोड़ने के लिए या लोहे को दोबारा जोड़ने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं। साधारण प्रक्रिया के द्वारा तो वो जुड़ेगा नहीं। यदि मैं इसी बात को करूँ किसके लिए, द्रव्य के लिए, आगे देखो मेरे भाई, यदि मैं इसी के लिए बात करूँ द्रव्य के लिए, क्या मदद हो रही है, देखो इन कर आगे मैं यदि द्रव्य की बात करूं, एक निश्चित, हाँ क्या नाम है, निश्चित आयतन तो निश्चित होता, आकार निश्चित होता है, उस पात्र में जिसमें डालते हैं वह उसी का स्थान ले लेता। बहने का गुण देखो, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर द्रव, ऊंचाई से नीचाई की तरफ आने की प्रॉपर्टी है। ये आप तुमने अपनी आंखों से बहुत बार देखी होगी। प्राय ठोस से कम होता है। घनत्व की बात करते हैं। अच्छा ये घनत्व को हम पता कैसे लगाते हैं, देखो घनत्व के लिए फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये लाइन आपको अभी समझ में नहीं आएगी, इसके लिए एक पूरा टॉपिक है, तब उसको समझाया जाएगा, तब ये लाइन समझ में आएगी। अभी खाली इसको इतना ही समझो कि जो घनत्व होता है द्रव में प्राय ठोस से तो कम होता, पक्की बात है, और गैसों से अधिक होता। किससे, गैसों से अधिक होता और ठोस से कम होता। ऊष्मा के प्रभाव से ठोस की तुलना में अधिक, ठोस की तुलना में अधिक विचलित होते, विचलित का मतलब इधर उधर, तथा गैस की तुलना में कम फैलते हैं, गैस की तुलना में कम फैलते हैं। इसका मतलब है आप यदि उतनी ही ऊष्मा ठोस, द्रव और गैस तीनों को दोगे तो गैस ज़्यादा फैलेगी, द्रव उससे कम फैलेगा, ठोस सबसे कम फैलेगा। आयतन पर प्रभाव कम होता, पानी को यदि दाबोगे तो उसका आयतन थोड़ा बहुत ही चेंज होएगा, ना के बराबर। अच्छा आगे देखो विभाज्यता, द्रव को कितने छोटे में बांट लो, द्रव को चाहे 1 गिलास पानी हो चाहे 10 गिलास पानी में बना लो, ये छोटे छोटे विभाज्यता का गुण रखता। जैसे जल, दूध, ग्लिसरीन, जितने भी मेटल हैं ये उनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप इसको भी देख सकते हो। गैस को आयतन निश्चित होता है, जिस पात्र में रखते हैं उस पायतन का आकार ले लेता। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि जिस पात्र में रखोगे उसको पूरे को घेर लेगा। निश्चित होता है
आकार निश्चित होता है, आकार जैसा होता है जिस पात्र में रखा जाएगा उसी में रखें। चारों दिशाओं में बहते हैं, बहने का गुण चारों दिशाओं में। अच्छा घनत्व देखो, ठोस और द्रव दोनों से कम होता है। ऊष्मा के प्रभाव से ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों में कम फैलने, बहुत अधिक फैलते हैं। फैलते क्या, फैले ही रहते हैं। आयतन प्रभाव अधिक होता, आयतन पर प्रभाव अत्यधिक होता। गैसों के छोटे छोटे कणों पर अत्यंत सरलता से स्वयं ही मिल जाते हैं। ये कह रहा है कि देखो विभाज्यता का मतलब है गैस पहले ही छोटे कणों में मिलकर बनी होती है, खुली छोड़ दो तो और ज़्यादा छूट जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन गैस, वायु आदि। अच्छा इसमें एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है देखो घनत्व की, इसमें एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है घनत्व की। जरा इस घनत्व की प्रॉपर्टी आप एक बार चेक करो। देखो ये लिखा हुआ घनत्व, ये कह रहा है कि ठोस, ये कह रहा है कि प्राय द्रव से अधिक, ठीक, द्रव से अधिक होता है लेकिन गैस से बहुत कम होता है। ये मेरे भाई यहाँ पर लाइन गलत लिखी हुई है, आपको ये चीज़ याद करनी है। आपकी नोटबुक में ये लाइन मेरे भाई गलत लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है मेरे भाई, ये गलत लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है प्राय द्रव्यों से तो अधिक होता है, पक्की बात है घनत्व, लेकिन गैसों से बहुत कम होता। आपको ये लाइन यहाँ पर कम कर देनी है। क्या कर देना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर मेरे भाई इसको कर देना आपको कम। ये आपकी इसमें किताब में गलत लिखा हुआ, ठीक। तो आपको जितना भी समझ में आया हो उसके लिए धन्यवाद। बाकी चैप्टर की अगली चीज़ें अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। लगभग 2 या 3 वीडियो में आपका एक चैप्टर क्लियर करते हुए चलेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे। समझ में आए ठीक है, नहीं आए तो हमें आप बता सकते हो कि कौन सी चीज़ें हम कैसे कहाँ पर नहीं समझा रहे, उस चीज़ को फिर हम आपको समझाने की और बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे। तो मेरे भाई आज के लिए धन्यवाद, बाकी चीज़ें कल पढ़ाई जाएंगी।